हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम साइबर सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 4 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फोरेंसिक्स। एंड ये जो पूरी यूनिट है कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अराउंड होने वाली है। ठीक है, एंड ये काफी सिंपल यूनिट है एज कम्पेयर टू अदर यूनिट जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इसमें इतने टर्म्स नहीं है एंड काफी इजीली आप इसको कर भी सकते हो। बाकी हम इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो कवर करेंगे ही। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कोई नोट चाहिए तो भी आप टेलीग्राम पे आके ले सकते हो। राइट, तो ये रहा सिलेबस जहां पे हम, ठीक है, पूरी बात जो हमारी होगी वो कंप्यूटर फोरेंसिक्स के ऊपर ही होगी। लाइफ साइकिल ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता ही आता है। चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि घुमा फिरा के आते ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 1 से। पहले है इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता क्या है? तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डिजिटल एविडेंस। यानी कि बेसिकली मान लो कोई क्राइम हो जाता है, कोई साइबर क्राइम हो जाता है, तो सबसे पहले उसको कलेक्ट करके रखना। पहले कलेक्ट करना, उसके बाद उसको प्रिजर्व करना, फिर उसको एनालाइज करना, और फिर उसका जो डिजिटल एविडेंस है उसको रखना। बेसिकली जैसे कि रियल लाइफ में कभी कोई केस हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी एविडेंस होता है उसको कलेक्ट करते हैं। टीम आती है, उसको कलेक्ट करती है। आपने सीआईडी वगैरह में देखा होगा कि पहले पुलिस वगैरह आती है, सारे जो प्रूफ है उसको कलेक्ट करती है, फिर उनको प्रिजर्व करती है, और फिर उसको एनालाइज करती है कि उन प्रूफ्स में है क्या। सेम वैसे ही हमारा कंप्यूटर फोरेंसिक्स काम करता है। ठीक है, तो ये मेन 3 टर्म्स हैं। जब भी डेफिनेशन आएगी आपको ये तीनों के तीनों लिखने हैं। सबसे पहले कलेक्ट करना, फिर प्रिजर्व करना, फिर एनालाइज करना, एंड फिर एंड में प्रेजेंट करना। चौथा पॉइंट भी है ये, लास्ट में जाके प्रेजेंट करना उस डिजिटल एविडेंस को। ठीक है, अब इससे होता क्या है, ये इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है कि क्या कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा, कोई डिजिटली क्राइम तो नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी का वायलेशन तो नहीं हो रहा, या फिर कोई अनऑथराइज्ड सिस्टम में एक्सेस तो नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये सारे चीजों से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर प्रिवेंट से भी ज्यादा एक अच्छा वर्ड होगा, इन सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, इन्हें समझने के लिए हम कंप्यूटर फोरेंसिक्स का यूज करते हैं। बेसिकली द मेन गोल यही है कि डेटा इंटीग्रिटी को बचाए रखना। अब ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर लॉ, कंप्यूटर साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक ये तीनों मिल जाती हैं। बेसिकली तीनों लोगों का जो काम होता है उसे कंबाइन किया जाता है ताकि इस चीज को अच्छे से हम कर सके। डिजिटल फॉरेंसिक साइंस, बेसिकली जो डिजिटल फॉरेंसिक साइंस होती है इट डील्स विद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजिटल डेटा। यानी कि जो भी डेटा हमने प्रिजर्व, अभी हमने बात की थी ना कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड एनालाइजिंग की, तो जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको साइंटिफिकली एनालाइज करना, यही होती है हमारी डिजिटल फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, अब ये इन्वॉल्व करती है डिलीटिंग, मॉडिफाइड या फिर हिडन इंफॉर्मेशन को। बेसिकली क्या होता है कि मान लो किसी ने कोई क्राइम किया, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को व्हाट्सएप पर डेथ थ्रेट भेज रहा है एंड उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया, अपने साइड से डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। तो अब यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक साइंस का काम ये हुआ कि वो जो डिलीटेड मैसेज था उसको रिकवर करवाना, या तो व्हाट्सएप से बोल के या कैसे भी उसको रिकवर करवाना, या और सिंपली मान लो कोई फोन में फोटो पड़ा हो जो कि डिलीट कर दिया हो, अब उस फोन को सीज करना एंड जो डिलीटेड फाइल है उसको रिट्रीव करने का ट्राई करना। ठीक है, तो ताकि जो हमारे एविडेंस है उनको रिट्रीव किया जा सके। तो ये होती है हमारी डिजिटल फॉरेंसिक साइंस का काम। ठीक है, अब चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे कोई क्लाउड स्टोरेज हो, चाहे कोई आईओटी डिवाइस हो, कुछ भी हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब बेसिकली इसका सीधा सीधा फ्लो डायग्राम देखें तो देखो, अगर ये एग्जाम में आता तो आपको इस तरह से इसको बना के आना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फिर कलेक्ट करना, फिर प्रिजर्व करना, फिर एनालाइज करना, और फिर डिजिटल एविडेंस को प्रेजेंट करना। देखो, ये जो 4 स्टेप्स हैं लास्ट के, ये तो कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। पहले कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना डिजिटल एविडेंस को। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा जो कि है आइडेंटिफाई। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं द नीड ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स। तो जरूरत क्या है कंप्यूटर फोरेंसिक्स की? तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जाहिर सी बात है आजकल साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। फिशिंग, हैकिंग, रैनसमवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, इस तरह की चीजें रोज रोज बढ़ती जा रही हैं, कुछ ना कुछ नया हो ही रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स। दूसरा, अगर कोई इंटरनल फ्रॉड होता है या फिर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के संग छेड़छाड़ करता है, तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मान लो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई फोन है, ठीक है, वो मान लो पानी में गिर गया, या फिर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो गया। अब हमें चाहिए कि हम डेटा को रिकवर कर लें कैसे भी करके, इवन इफ वो डेटा बैकअप ना हो, तो हम वहां पे भी कंप्यूटर फोरेंसिक्स को यूज करते हैं। अब देखो, जब कोई बड़ा केस हो जाता है
जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, तो वहां पे कोर्ट रूम में जब हमें एविडेंस प्रेजेंट करने होते हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई फिजिकल चीज तो है नहीं है, एक डिजिटल चीज को प्रेजेंट करने के लिए टेक्निक्स लगती हैं, राइट? तो उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एंड लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए हमें कंप्यूटर फोरेंसिक्स की जरूरत पड़ती है, राइट? हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। बेसिकली जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें लीगल, मतलब बेसिकली उनकी जो लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उन पे उनको डील करवाना, ठीक है, कि वो अपनी जो लिमिट्स हैं उन्हीं के साथ काम करें। उसके बाद असिस्टेंट ट्रैकिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफ साइबर क्रिमिनल, बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक करना। ट्रैकिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब साइबर क्रिमिनल्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी कि अब देखो फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, अगर एक नॉर्मल आदमी चल रहा है तो उसके फुटप्रिंट्स बनते हैं जिससे हम पता करते हैं कि ये आदमी शायद इस डायरेक्शन में गया होगा। वैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट्स भी होते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट से हम ये जानते हैं कि जो हमारा एक साइबर क्रिमिनल है वो कहाँ कहाँ गया होगा, राइट? नाम से समझ में आ रहा होगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो। एंड अंडरस्टैंडिंग अटैक पैटर्न्स, यानी कि मान लो कि एक बार डीडोस अटैक हो गया, है ना, एक बार रैंसमवेयर हो गया, तो ये एक बार में सारे सारे जो पैटर्न्स हो रहे हैं इनको एनालाइज करना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आती हैं हमारे नीड ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंडर में। अब साइबर फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स क्या होता है? बेसिकली सीधी सी भाषा में बोलूं तो जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता है उसी को स्टडी करने की जो ब्रांच होती है हम उसको साइबर फोरेंसिक्स बोलते हैं, ठीक है? ये डिफरेंस याद रखना, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। बेसिकली साइबर फोरेंसिक्स जो है हमारी, साइबर, ये क्या है कि ये ब्रांच है स्टडी करने की, क्या? कंप्यूटर फोरेंसिक्स। कंप्यूटर फोरेंसिक्स अभी हमने देखा ही है ना? कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या होता है? कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डिजिटल एविडेंस, ये है। अब इसी की जो फाइनल स्टडी होती है उसको हम साइबर फोरेंसिक्स बोलते हैं, राइट? अब वही इसका काम भी वही सेम होता है, कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डिजिटल एविडेंस फ्रॉम साइबर इंसिडेंट्स, राइट? वही सेम, मैंने क्या कहा था, ये वाली यूनिट इतनी हार्ड नहीं लगेगी, काफी सिंपल यूनिट है, थोड़ा सा बस फोकसली बैठो। इवन अगर आप ये लेक्चर देख लेते हो एंड एग्जाम टाइम में जाके फाइनली नोट्स पढ़ लेना तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये टर्म्स याद रखना, ठीक है? बस कंफ्यूज मत हो जाना। ये नहीं कि साइबर फोरेंसिक्स में कंप्यूटर फोरेंसिक्स की आपने डेफिनेशन लिख दी, कंप्यूटर फोरेंसिक्स में आपने साइबर फोरेंसिक्स डेफिनेशन लिख दी, इस चीज से बच के रहना। साइबर फोरेंसिक्स यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट वही जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं पिछले भी 2 स्लाइड्स में, कि ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, रैंसमवेयर अटैक्स, डीडोस, ठीक है? इन सब से बचने के लिए हम साइबर फोरेंसिक्स को यूज करते हैं, ठीक? अब ये इंश्योर करता है कि जो हमारे पास जो एविडेंस है वो ऑथेंटिक है, अनटेम्पर्ड है, यानी कि छेड़छाड़ नहीं करी गई है, और लीगली एडवाइजेबल है कोर्ट में। बेसिकली लीगली एडवाइजेबल का मतलब है कि कोर्ट में लीगली उसको प्रेजेंट किया जा सकता है एज अ प्रूफ। ऑल्सो कंप्यूटर फोरेंसिक्स का काम है ये बताना कि एक अटैक कैसे हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका, और क्या क्या डैमेज उसने कॉज करे हैं, राइट? ये चीज कंप्यूटर फोरेंसिक्स या साइबर फोरेंसिक्स ये हमें बताने में हेल्प करता है। अब डिजिटल एविडेंस, ठीक है, इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम डिजिटल एविडेंस अभी होता क्या है? refers to any electronically stored information that can be used in investigation। मान लो कोई, बहुत सिंपल सी चीज बताऊं तो, फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी करी है, ठीक है, किसी चोर ने चोरी करी, राइट? अब क्या प्रूफ है? हो सकता है आपके घर में सीसीटीवी कैमरेज हो, ठीक है, आजकल मोस्टली दुकानों में एंड घरों में भी लगने लगे हैं। तो अब उस चोर की जो हरकत है वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई। अब ये तो एक फिजिकल चीज तो है नहीं, हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे कोर्ट में? तो जाहिर सी बात है, जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है, जो अगर मान लो एक ट्रेडिशनल जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसके अंदर एक बॉक्स होता है, ठीक है, और उस बॉक्स से सारे के सारे जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। एंड इस बॉक्स के अंदर ये एक मिनी कंप्यूटर जैसा होता है जिसके अंदर आपका एक हार्ड डिस्क होती है, बेसिक सा, बहुत बेसिक सा प्रोसेसर होता है, एंड ये आपके कैमरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है? तो जो कुछ भी कैमरेज देख रहे होते हैं वो इसमें आके रिकॉर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे काफी सारे पोर्ट्स भी होते हैं पीछे, एक यूएसबी का पोर्ट होता है, एक आपका एचडीएमआई का पोर्ट होता है, काफी सारे पोर्ट्स होते हैं इसमें। तो आप मान लो अगर आपको ये एविडेंस कि आपके घर में चोरी हुई है आपको प्रेजेंट करना है कोर्ट में, तो आप क्या करोगे? आप एक पेन ड्राइव लोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है इतना पूरा बॉक्स उठा के तो लेके जाओगे नहीं पूरा सेटअप, आप एक पेन ड्राइव लोगे, इसमें आके इंसर्ट कर दोगे पीछे से, एंड अगेन यहाँ पे रिकॉर्डिंग को कॉपी करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से कॉपी करोगे रिकॉर्डिंग इसके पेन ड्राइव के अंदर, एंड ये जो पेन ड्राइव होगी ये आप प्रिजर्व करोगे कोर्ट के सामने, एंड ये बोलोगे कि ये देखिए जज साहब, ये इसमें सारा एविडेंस है कि मेरे घर पर चोरी हुई है, इन लोगों ने करी है। तो वही इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन,
दैट कैन बी यूज्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। अब जरूरी नहीं कि एक वीडियो हो, फोटो हो सकता है, कोई सम फॉर्म ऑफ पीडीएफ भी हो सकता है, मान लो किसी ने आपको थ्रेड भेजी हो किसी टेक्स्ट फॉर्म में, तो वो भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स फाइल्स, ईमेल्स, लॉग्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, चैट मैसेजेस, मल्टीमीडिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल, रिलायबल एंड ऑब्टेन्ड लीगली टू वैलिड इन अ कोर्ट। बेसिकली जो भी चीज है उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके, ऐसा नहीं है कि उसको हम रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं मल्टीपल जगह ले जाने के लिए। रिलायबल होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी प्रेजेंट कर दिया हो, कोई सेंस ही ना हो उस चीज का। एंड अगेन लीगली वैलिड होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल एविडेंस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, सर्वर, सीसीटीवी कैमरा, जो अभी हमने एग्जांपल में समझा था कि सीसीटीवी सिस्टम्स का क्या एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। वैसे भी कंप्यूटर में किसी मोबाइल डिवाइसेस से, सर्वर से, आईओटी डिवाइस से, सीसीटीवी कैमरे से, या किसी भी स्टोरेज मीडिया से, जो कि हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, सीसीटीवी कैमरेज में पेन ड्राइव लगाई थी, तो यहाँ पे हमने इन दोनों चीजों का एग्जाम्पल कवर किया था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंस इंक्लूड्स, ठीक है। सबसे पहले तो डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है, जो कि क्लियरली प्रूव करता है क्राइम को। जैसे मान लो किसी ने आपको ईमेल में फ्रॉड लिख के भेजा हो, आई मीन किसी ने आपको फिशिंग करने का ट्राई किया हो, एंड उसको उस मेल को आप क्लियरली प्रेजेंट कर दो कोर्ट में जज के सामने, तो वो क्लियरली एक डायरेक्ट एविडेंस के अंडर में आएगा, जो कि आपका जो क्राइम है वो क्लियरली प्रूव कर देगा, जो कि हमारे एग्जांपल में यहाँ पे दिखा भी है। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस। अब ये होते हैं हमारे आईपी लॉग्स, ठीक है, या फिर टाइम स्टैम्प्स। ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली ये बोल दें कि हाँ ये क्राइम इसने किया है। इट इज जस्ट कि वो सपोर्ट कर सकते हैं आपको। जैसे कि लॉग्स जो होते हैं, बेसिकली लॉग फाइल्स क्या होती हैं, हमने पहले भी पढ़ी थी पिछली यूनिट में। लॉग फाइल बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की, जो कि हमारी टाइमलाइंस एंड टाइम स्टैम्प्स को स्टोर रखते हैं कि इस टाइम पे ये चीज फोन में घटित हुई है। अब अगेन इस चीज से हम क्लियरली ये तो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, बट हाँ एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट जरूर मिल जाएगा हमें। तीसरा होता है हमारा वॉलेटाइल एविडेंस। अब टेम्पोरेरी डेटा लाइक रैम कंटेंट्स, बेसिकली आपको पता है रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा। वॉलेटाइल का मतलब इनफैक्ट अगर आप भूल गए हो तो वॉलेटाइल मतलब जो डेटा इरेज किया जा सकता है, एंड अगेन रैम जो है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि इरेज हो सकती है। तो ये होते हैं हमारे वॉलेटाइल एविडेंस। फिर आता है हमारा परसिस्टेंस एविडेंस, स्टोर्ड डेटा लाइक हार्ड डिस्क फाइल्स। अभी जो बेसिकली हमने पहले एग्जांपल देखा था एक, वही सीसीटीवी कैमरा वाला जिसमें हमने पेन ड्राइव से डेटा फेच किया था, ये हमारा परसिस्टेंस एविडेंस का एग्जांपल है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एविडेंस इन साइबर फॉरेंसिक्स, बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो साइबर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, एंड जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसको ट्रैक करने के लिए यूज होता है। प्रोसिक्यूशन में हेल्प करता है। प्रोसिक्यूशन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समबडी, राइट, मतलब लीगली किसी को चार्ज करना कोर्ट में जाके, उसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन एंड लीगल प्रोसीडिंग। फिर आता है हमारा असिस्टेंट रिस्टोरिंग डेटा और डैमेज डेटा, ठीक है। अगर कोई डेटा आपका खराब हो गया हो, मान लो कि किसी ने आपके सिस्टम में कोई अटैक कर दिया हो, आपका डेटा सारा लॉस्ट हो गया है, राइट, उस चीज को रिकवर करने में। फिर ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है इन इंसिडेंट रिस्पांस एंड डैमेज असेसमेंट, और फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करता है। जिससे सबसे पहले क्या होता है कि हम अटैक पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, उस सिस्टम में जो आपकी वल्नरेबिलिटी है उसको एनालाइज करते हैं, एंड इसके हेल्प से हम ट्राई करते हैं कि जो फ्यूचर अटैक्स हैं उनको बचाया जा सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेंसिक्स एनालिसिस ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल का फॉरेंसिक एनालिसिस। तो बेसिकली ये जो हमारी ईमेल फॉरेंसिक्स ब्रांच है, ये बस स्पेशलाइज्ड ब्रांच है किसके लिए, कि बस हम ईमेल कम्युनिकेशन को इन्वेस्ट कर सकें। यानी कि बेसिकली जो हमारा साइबर फॉरेंसिक्स है, साइबर फॉरेंसिक्स में हमारे काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक सेगमेंट है हमारा ईमेल फॉरेंसिक्स। अब ये जो टीम होगी हमारी ईमेल फॉरेंसिक्स की, इसका बस काम यही होगा कि जितने भी ईमेल वाला क्राइम है या ईमेल रिलेटेड जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको ये डील करेगी, ठीक है। अब देखो घुमा फिरा के इसमें वही वाली बात है जो कि मैंने कहा था आपसे, सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग, फिर एक्सट्रैक्टिंग, फिर एनालाइजिंग एंड देन प्रेजेंटिंग ईमेल रिलेटेड एविडेंस इन अ लीगली एक्सेप्टेबल मैनर। बेसिकली घुमा फिरा के यही चार चीज हैं पूरे यूनिट में, आइडेंटिफाइंग, एक्सट्रैक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लो। बाकी पर्पस ऑफ ईमेल फॉरेंसिक्स, सबसे पहले तो वही कि फ्रॉड और स्पूफ्ड ईमेल को डिटेक्ट करना, जो फिशिंग ईमेल्स भेज रहे हैं उनकी आईडी वगैरह को ट्रैक करना, इनफैक्ट उनकी जो लोकेशन है उनको ट्रेस करना, वो किस आईपी से आए हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें ट्रेस करना, ठीक है। उसके बाद डेटा लीक्स वगैरह को आइडेंटिफाई करना, जो हमारे कोर्ट केसेस होते हैं, जो हमारे लीगल कोर्ट केसेस हैं, वहाँ पे ईमेल को जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रेजेंट करना। इसके बाद अब बात करते हैं कि की एलिमेंट्स एनालाइज्ड इन ईमेल फॉरेंसिक्स। तो बेसिकली
ईमेल फॉरेंसिक्स की जो टीम होती है वो एक्चुअली करती क्या ईमेल्स में, वो क्या कैसे एनालिसिस करती है। तो देखो 5 सेगमेंट में ना सारा कुछ डिवाइड होता है हमारा। ये टोटल जो हमारे होते हैं 5 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल्स। अब जो हमारी ईमेल की जो हेडर फाइल है वहां पे हमारी आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस से बेसिकली हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। सेंडर्स की डिटेल होती है, टाइम स्टैम्प और राउटिंग पाथ। बेसिकली यहाँ पे जो सेंडर है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो आती है हमारी हेडर फील्ड के अंदर। फिर आता है बॉडी कंटेंट, जहाँ पे हमारा अगेन सारी लिंक्स, मैसेजेस, अटैचमेंट, मतलब बेसिकली जो कुछ भी बॉडी में लिखा हुआ है ईमेल की वो सारा आपका बॉडी कंटेंट में आएगा। तीसरा आता है आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा में हमारा सेंड करने का, रिसीव करने का टाइम्स, ठीक है, फाइल की प्रॉपर्टीज, डिवाइस की इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीजें होती हैं। चौथा होता है हमारा अटैचमेंट्स। बेसिकली अटैचमेंट, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, बॉडी कंटेंट में यहाँ पे अटैचमेंट की डिटेल्स हैं, लेकिन यहाँ अटैचमेंट, एक्चुअल अटैचमेंट को एनालिसिस करना है ना, तो जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स, इमेज, कोई मालवेयर फाइल भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है। एंड लास्ट सर्वर लॉग्स, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक्सेस लॉग्स, ऑथेंटिकेशन लॉग्स, मेल ट्रांसफर लॉग्स। बेसिकली लॉग्स अगर आपको याद हो तो वही कि छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जिसमें छोटा छोटा अमाउंट ऑफ डेटा और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग द इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन योर डिवाइसेस, राइट। तो ये जो 5 चीजें हैं, ठीक है, ये अगेन एग्जाम में पूछ ली जाती है AKTU में, ठीक है, आपको ये लिख के आना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप ये देखो, ये जो मेन जो टर्म्स हैं इनको मत भूल के आना। ये नहीं कि आप इसमें से कुछ भी बना के लेके आ रहे हो, आपको ये जो चीजें हैं ये तो एज इट इज लिखनी ही पड़ेंगी, इसमें आपका कोई कंपनसेशन नहीं है। नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब ईमेल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स, ठीक है, 7 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। सीधी सी बात है कि ईमेल फॉरेंसिक्स टीम जो होती है वो कैसे ईमेल को इन्वेस्टिगेट करती है, उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। एंड यहाँ 7 पॉइंट है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेंस, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन। अब आपको ये सातों के सातों पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है AKTU के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अक्सर आ जाता है हमारा ये, एंड आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं 7 स्टेप्स की। सबसे पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सबसे पहला काम क्या है कि आइडेंटिफाई करना। पहले ये जानना कि जो जो हमारा साइबर क्राइम हुआ है क्या वो ईमेल की हेल्प से हुआ है, ठीक है, पहले तो वो वेरीफाई करना। अब वो कैसे करोगे, हम सोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आउटलुक हो गया हमारा, जीमेल हो गया हमारा, याहू हो गया हमारा, या थंडरबर्ड हो गया। इस तरह के जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ईमेल क्लाइंट्स हैं, मेल सर्वर हो सकता है हमारा, बैकअप सर्वर हो सकता है, ठीक है, मोबाइल एंड ईमेल एप्स हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, इसके जरिए से वेरीफाई करवाना। यानी कि बेसिकली कोई भी सोर्स जो कि हमारा वेरीफाई करके दे दे कि ये जो क्राइम हुआ है ये ईमेल की हेल्प से हुआ है, तो वो हमारे इसमें आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा, राइट। उसके बाद कॉमन ट्रिगर्स, फिशिंग, स्पूफ्ड मेल, डेटा लीकेज, हैरेसमेंट, मालवेयर डिलीवरी, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें हैं जिससे हमारा शक और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर हमारा किया जाता है। दूसरा पार्ट आता है हमारा कलेक्शन। अब कलेक्शन में क्या होता है कि अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो ये केस पास हो गया, हमें पता चल गया कि हाँ जो हमारा फ्रॉड है वो ईमेल से हुआ है। अब कलेक्ट करना, जो भी हमारा डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इसको कलेक्ट करना एंड मेक श्योर करना कि डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे, यानी कि जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है वो बना रहे, कुछ भी मॉडिफिकेशन ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी डेटा आपको मिला है उसको एज इट इज प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने, ठीक है। अब एविडेंस इज कलेक्टेड यूजिंग फॉरेंसिकली साउंड टेक्निक्स लाइक, सबसे पहले PTS OST फाइल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। सर्वर साइड मेल डंप्स, ठीक है, IMAP POP3, जैसे कि IMAP POP3 अगर आपको नहीं पता तो जैसे HTTPS होता है ना वेब का प्रोटोकॉल, वैसे ही IMAP या फिर POP3 होते हैं हमारे मेल के प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इसका एक्विजिशन करना, मेल बॉक्स की जो इमेजेस होती है वो रखना बैकअप की। तो बेसिकली जो 4 पॉइंट है ना ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये वो टेक्निक्स हैं जिससे हमारा जो एविडेंस है उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको रखा जाता है, नॉट प्रिजर्व किया जाता है बट कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो इसको हैश वैल्यू में या MD5 में हम कैलकुलेट करके रखते हैं। इसका फायदा क्या होता है, हैश वैल्यू में कैलकुलेट करने से क्या होता है कि जो डेटा इंटीग्रिटी होती है वो बनी रहती है, यानी कि जो डेटा होता है वो चेंज नहीं होता, इतना इजीली से चेंज नहीं कर सकते, वो काफी अच्छे प्रोटोकॉल्स में इनक्रिप्ट हो जाता है। तीसरा आता है हमारा प्रिजर्वेशन। बेसिकली अब डेटा हमने स्टोर तो कर लिया है, कलेक्ट तो कर लिया है, अब उसको प्रिजर्व भी तो करना पड़ेगा। तो प्रिजर्व हम कहाँ करेंगे, तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जहां पे हम उसको ऐसे प्रिजर्व कर पाए जहां पे वो स्टोर्ड भी रहे सिक्योरली, करप्ट ना हो एंड उससे कोई छेड़छाड़ी भी ना कर पाए, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट प्रोटेक्टेड मीडिया। इसका मतलब ये है कि हम जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जब न्यू फाइल बनाते हैं ना, तो आप अगर प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे तो आपके पास ऑप्शन होता है रीड एंड राइट का। तो वहां पे आप परमिशन दे सकते हो कि इस फाइल को, अगर आपने राइटिंग परमिशन वहां से हटा दी है तो यानी कि अब उस फाइल को जब तक उसकी परमिशन वापस से रिस्टोर नहीं की जाएगी तो उस फाइल में कोई राइट नहीं कर सकता, बस रीड कर सकता है। अगर पहले से उसका कंटेंट
फॉर एग्जाम्पल आपने bitwise.txt नाम से एक फाइल बनाई है और मान लो आपने लिख दिया आई एम अ बॉय। अब मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज में जाके उसका राइट वाला जो पार्ट है उसको बंद कर दिया। तो अब कोई भी आके बंदा उसको फाइल को राइट नहीं कर सकता, बस रीड कर सकता है, वहां पे लिखा हुआ देख सकता है कि आई एम अ बॉय, लेकिन अगर वहां से राइट करना चाहे कंटेंट को तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि राइट प्रोटेक्टेड मीडिया, यानी कि ऐसी मीडिया को यूज करो जहां पे जो राइट है वो प्रोटेक्टेड हो, यानी कोई इसको राइट ना कर पाए अनलेस परमिशन हो। दूसरा है हमारा सिक्योर फॉरेंसिक कंटेनर। बेसिकली ये नहीं कि कहीं भी स्टोर कर दिया, सिक्योर हमारे कंटेनर्स होने चाहिए। कंटेनर्स यानी कि मे भी पेन ड्राइव हो सकती है, मे भी फ्लॉपी ड्राइव हो सकती है। फ्लॉपी तो खैर आजकल कौन ही यूज करता है, बट एसएसडी वगैरह इस तरह की चीजें आजकल हो सकती हैं। ठीक है, फिर चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना प्रॉपर। ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी से। ठीक है, ये तीनों जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एवरी ट्रांसफर ऑफ कॉपी मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड विद टाइम एंड हैंडलिंग। बेसिकली सीधी सी बात है कि हर जितनी बार जिसको उसकी कॉपी भेजी जा रही है, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका ईमेल है, जिसको भी उसको उसकी कॉपी भेजी जा रही है या फिर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसको वेल डॉक्यूमेंटेड रखो कि किस बंदे को किस टाइम पे क्या क्या भेजा गया है। ठीक है, किस पर्पस के लिए भेजा गया है, एंड उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक, अगला आता है हमारा एग्जामिनेशन। देखो ये जो पॉइंट है ये इतने हार्ड नहीं है, कोई ऐसा बहुत हार्डकोर नेम कन्वेंशनल नहीं है, सिंपल सिंपल से नेम्स हैं। ठीक है, जैसे प्रिजर्वेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, तो इजीली आप याद कर सकते हो 2-3 बार पढ़ के। ठीक, अब एग्जामिनेशन में क्या है कि हम एग्जामिन करते हैं अपने ईमेल को विदाउट ऑल्टरिंग द टेक्निकल कंपोनेंट्स, यानी कि बिना छेड़छाड़ी किए हम उसको ईमेल को एग्जामिन करते हैं। यही वो पार्ट है जहां पे हमारा एनालिसिस वाला पार्ट आता है, उससे पहले का यही वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये फोकस करता है किस पे, हेडर एनालिसिस पे। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो हमारी आईपी एड्रेस है उसको ट्रैक करने का ट्राई करेगा, राउटिंग पाथ कि कहां से राउट हो रहा है, टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, बेसिकली जो हेडर होता है जहां पे हमारा सेंडर्स का जो आईपी वगैरह होता है, जितना भी चीजें होती हैं वो सब चीजें होती हैं, उसको एनालिसिस करेगा। उसके बाद बॉडी एनालिसिस, अब टेक्स्ट, हिडन कैरेक्टर्स, एचटीएमएल कोड क्या है वहां पे, इसको एनालिसिस करेगा। तीसरा आता है हमारा अटैचमेंट एनालिसिस, कि अटैचमेंट को एनालिसिस करना, यानी कि डॉक्यूमेंट में या कोई भी मालवेयर है या फिर एग्जीक्यूटेबल है उसमें क्या है अंदर, उसको एनालिसिस करेगा। फिर आता है हाइपरलिंक्स एंड यूआरएल चेकिंग। ठीक है, कोई भी मतलब बेसिकली जो कुछ भी बॉडी में हमारा और हेडर में मौजूद होगा उसको चेक किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर आता है एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पे हम जो ईमेल भेजा गया है उसके इंटेंशन को एंड उसके ओरिजिन को समझते हैं। अब कैसे, जो आईपी है हमारी, ठीक है, हम हो सकता है लुकअप एंड वॉइस से उसको ट्रेस करें। हम ट्रेस बेसिकली एनालिसिस वाला पार्ट कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सारे हम टूल्स एंड मेथड्स लगा देंगे यहाँ पे जाके। जैसे फॉर एग्जांपल वो इसको यूज करके हम यहाँ पे आईपी को ट्रैक कर रहे हैं, आईपी को ढूंढ रहे हैं कि किसकी आईपी है, कहाँ से मतलब कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है। अब यूजिंग एसपीएफ, डीकेआईएम एंड डीएमएआरसी वैलिडेशन, ये बेसिकली यहाँ पे हम स्पूफिंग को डिटेक्ट करते हैं कि कहीं स्पूफिंग तो नहीं हो रही है। स्पूफिंग मतलब देखो, स्पूफिंग को ऐसे समझो कि जैसे मेरा डिवाइस है, ठीक है, मेरा ये फोन है और ये आपका फोन है। आपके फोन का एक मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो आपके डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आईपी एड्रेस होता है वैसे एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लो कि इंटरनेट के लिए बहुत यूजफुल होता है एंड आप नेटवर्किंग में जाके इसको इन डिटेल पढ़ोगे, बट अभी जितना काम है उतना मैं आपको बता देता हूँ। एक मैक एड्रेस मान लो आपके डिवाइस में होता है, ठीक है, एंड वो यूनिक होता है। ठीक है, कोई भी दो मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकते। एंड मान लो मेरा भी डिवाइस है, उसका भी एक मैक एड्रेस है। अब जैसा कि मैंने कहा, दोनों मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होता है, कभी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बट हाँ टेम्पोरेरीली उसको ऑल्टर किया जा सकता है यूजिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, हैकर्स को पता होती है वो टिप्स एंड ट्रिक्स, बट अगेन कभी भी परमानेंटली उसको रीराइट हम नहीं कर सकते बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर के साथ एम्बेडेड होता है। ठीक है, तो ये चीज इंश्योर करके रखना। तो कभी कभी हैकर्स क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, आपके डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो देख लिया एंड अपने में क्लोन कर दिया टेम्परेरीली। अगेन अब मैं कोई यहाँ पे क्राइम करूंगा तो अगेन आपकी आईपी जाएगी ना, सॉरी आपका मैक एड्रेस जाएगा ना, एंड क्योंकि मैं तो अपना चेंज कर लूंगा वापस से, जो हमारा मेरा जो डिफॉल्ट है वो रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन आपका, अब आपका तो बेमतलब में चला गया ना, वहां पे जो रिकॉर्ड है वो बेमतलब में फेक रिकॉर्ड चला गया, तो आप फंस जाओगे। तो हाँ, यहाँ इसी की बात चल रही है कि ये जो डिटेक्टिंग होती है, स्पूफिंग जो होती है, उसको डिटेक्ट करना यूजिंग ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा आइडेंटिफाइंग फिशिंग एलिमेंट्स यूजिंग बैकलिस्ट एंड सैंडबॉक्सिंग। अब देखो, फिशिंग एलिमेंट्स को हम बैकलिस्ट करके एंड सैंडबॉक्सिंग करके डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टिंग कीवर्ड्स, टाइम पैटर्न्स एंड रिपीटेड कम्युनिकेशन ट्रेल्स। ठीक है, कितनी बार ये ईमेल भेजा गया है, किस फ्रीक्वेंसी से भेजा गया है, टाइम पैटर्न्स क्या हैं, बेसिकली कंप्लीट एनालिसिस जो हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे आके चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन,
डॉक्यूमेंटेशन का सीधा सा हिसाब है कि जो कुछ भी अब तक हमने देखा, जो कुछ भी अब तक हमने ऑब्जर्व किया पिछले 5 स्टेप में, उसको डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट, इवन इस चीज को भी डॉक्यूमेंट करना कि किस किस बंदे ने मेल को एनालिसिस किया है, किस किस पर फॉरवर्ड किया है, क्या हमको मिला है, क्या ठीक है, क्या गलत है, हर चीज को देखो। मस्ट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ केस एंड एविडेंस, यानी कि केस और एविडेंस होना चाहिए। मेन तो वही है कि हमारा पहले तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए केस और एविडेंस का। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेट कैसे किया, राइट, कौन कौन से टूल्स यूज करे, हमें क्या मिला, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह, प्रॉपर हर चीज को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना। उसके बाद कंक्लूजन कि क्या फाइनली लगता है कि कैसे हम इस चीज को टैकल कर सकते हैं, या अगर नहीं कर सकते तो कैसे नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीट रिपोर्ट। एंड ये जो रिपोर्ट होगी ये क्लियर एंड अनबाइज होनी चाहिए। अनबाइज मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साइड से, मतलब अनबाइज का सीधा सा मतलब ये मान लो कि जैसे कि आप और मैं हूँ, ठीक है, मान लो आप मेरे दोस्त हो, तो मुझे पता है कि आप मेरे दोस्त हो, तो मैंने आपको लेके थोड़ा सा सिफारिश कर दी कि नहीं ये मेरा दोस्त है, तो इसको मतलब थोड़ा सा रिहा कर दो, इसके लिए मतलब थोड़ा सा, मतलब जो करप्शन वगैरह जो पार्ट वाला आता है ना, बेसिकली अनबाइसनेस का मतलब होता है हमारा कि अनबाइस्ड होना, किसी के साइड केस टिल्ट ना हो, यानी कि अगर दो पक्ष हैं तो दोनों की दोनों न्यूट्रल होके आए। ऐसा नहीं कि किसी एक के साइड स्टोरी को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाए बिकॉज ऑफ कि वो पावरफुल आदमी है, या फिर बेसिकली अनबाइस्ड होना, जो ऑथेंटिक चीज है, जो कि एक्चुअली जो इंसिडेंट हुआ है वो वेल कोर्ट के सामने एज इट इज प्रेजेंट करना, राइट। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सिंपल है, वही कि प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन कोर्ट एडवाइजेबल फॉर्मेट। बेसिकली जिस वे में कोर्ट एंटरटेन करता है चीज़ों को, उस वे में हमें रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, ठीक है, वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन के अंडर में। वैसे तो ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आपने रिपोर्ट कुछ तरह से बनाई हो कि वो कोर्ट एडवाइजेबल फॉर्मेट में हो, बट ठीक है, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करो, ठीक है, प्रॉपर लॉग्स जो है वो यूज़ करो, एविडेंस मैप्स एंड स्क्रीनशॉट्स, हर चीज़ को प्रॉपरली इंडेक्स रखो, हर एक चीज़ आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्सपर्ट विटनेस में टेस्टिफाई ऑन, अब जो हमारी एक्सपर्ट विटनेस होगी वो किस वे पे आपको देखेगी, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो टेक्निकल मीनिंग ऑफ द एविडेंस, और दूसरा होता है आपका चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। तो टेक्निकल मीनिंग पे जो बेसिकली जो कुछ भी आपका जो रिपोर्ट जो आपने प्रेजेंट करी है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और फिर चेन ऑफ कस्टडी, ये दो चीज़ें हैं जिसपे हमारी जो एक्सपर्ट होते हैं वो विटनेस करते हैं, राइट। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स, ये हमारे ईमेल फॉरेंसिक्स के 7 पॉइंट्स जो कि हमने देखे। एंड अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एकेटीयू एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये सातों के सातों पॉइंट याद करें। एंड अगेन एक बार को आप अंदर का कंटेंट थोड़ा बहुत बना सकोगे, बट ये जो मेन हेडिंग्स है ना ये आपको करके आनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये मेन हेडिंग्स लिखे नहीं आओगे तो एग्जामिनर का इस पर पॉइंट जाएगा ही नहीं। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि अंधा लिखते चले जाते हैं, उनको सातों के सातों पॉइंट्स याद होंगे बट वो ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना, प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ऑफकोर्स वहाँ पे आपके पास ग्रीन पेन तो नहीं होगा, बट रेफरेंस के लिए आप एक ब्लैक पेन ले सकते हो, ठीक है। ब्लैक पेन से आपने लिखा एग्जामिनेशन, एंड ब्लू पेन से आप इस तरह से पॉइंट्स में आंसर लिख के आ रहे हो, ठीक है। फिर आपने ब्लैक पेन से एक हेडिंग डाली, कुछ इस तरह से लिख कर आओ ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने एक अच्छे से आंसर लिखा हुआ है। ये नहीं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, यहीं पर आइडेंटिफिकेशन लिखा एक ही पेन से, यहाँ आगे डैश लगाया और लिखना शुरू कर दिया कि डिटरमाइन वेयर ज़्यादा ये करके, और पैराग्राफ में उन्होंने आंसर लिख दिया। तो किसी का मन नहीं होता जब तक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। देखो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आप प्रेजेंटेशन खराब लिख के आ रहे हो ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जबकि अगर आपको नॉलेज कम है और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप एकेटीयू एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आओ। यही रीज़न है कि मैं आपको इस तरह से आंसर्स लिख के दिखाता हूँ ताकि आप इस तरह से कुछ आंसर्स लिख सको अपने एकेटीयू एग्जाम में भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम डिजिटल फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल की। सो बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल भी वही चीज़ है जो कि अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। देखो ये क्वेश्चन अक्सर एकेटीयू में काफ़ी बार पूछा जाता है, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन घुमा फिरा के देखो चीज़ें वही हैं, आइडेंटिफाई, कलेक्ट, प्रिजर्व, एनालाइज एंड प्रेजेंट डिजिटल एविडेंस इन लीगली एक्सेप्टेबल मैनर। यानी कि वही है कि आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, फिर प्रिजर्व करना, एनालाइज करना एंड डिजिटल एविडेंस को प्रेजेंट करना लीगली एक्सेप्टेड मैनर में। इसी पूरे प्रोसेस के होने को हम लाइफ साइकिल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स कहते हैं, ठीक है। अब अगेन ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो ऑथेंटिक रहे, अनटेम्पर्ड रहे एंड कोर्ट में एडवाइजेबल रहे। अब लाइफ साइकिल जो होती है हमारी वो यूज़ होती है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, कॉर्पोरेट इंसिडेंट्स में, मान लो कोई डेटा ब्रीच वगैरह हो गया उसमें, है ना, एंड साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, ठीक है। ये कॉर्पोरेट ब्रीचेस के अंदर में आपको इसका मैंने एग्जांपल बता दिया। अब देखो अगेन इसके भी 7 फेजेस होते हैं। सबसे पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन,
यहाँ पे हम साइबर इंसिडेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखो ये जो हमारा अभी ईमेल का पढ़ा था ना, ये वही सेम से वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बस ये यहाँ पे आके जनरलाइज्ड हो गए। वहाँ वो ईमेल को लेकर स्पेसिफिक थे, यहाँ ही जनरलाइज्ड हो चुके। यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे आके साइबर इंसिडेंट्स को या किसी भी साइबर क्राइम को देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे सोर्स डिटरमाइन किया कि किसके हेल्प से ये जो क्राइम्स है वो किए गए हैं, कंप्यूटर से, मोबाइल डिवाइस, सर्वर से, लॉग से, या किससे किए गए हैं, ठीक है। पहले इस चीज से आइडेंटिफाई करना, उसके बाद प्रिजर्व करना, ठीक है। प्रिजर्व करते टाइम पे हमें अगेन इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारे जो डेटा है वो चेंज ना हो, ठीक है, ऑथेंटिक डेटा रहे। उसके बाद टेक्निक्स इंक्लूडिंग इमेजिंग, वाइट ब्लॉकर्स, चेन ऑफ कस्टडी, डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो चेन ऑफ कस्टडी हम बहुत देर से सुनते हुए आ रहे हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे इसको क्या क्या होता है, इसीलिए मैंने अभी तक आपको उसको बारे में बताया नहीं था। फिर कलेक्शन, सिक्योरली डेटा को एक्सट्रैक्ट करना एंड उसको सीज करके अपने पास रखना, ठीक है। यूज फोरेंसिक्स टूल्स टू कैप्चर वायलेट एंड नॉन वॉलेटाइल डेटा, ठीक है। हर तरह का डेटा स्टोर करने की आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलग अलग टूल्स होते हैं हमारे पास। उसका आता है हमारा एग्जामिनेशन, ठीक है, जो भी हमने डेटा लिया है उसको एग्जामिन करना, ठीक है, डिलीटेड फाइल को रिकवर करना, हिडन डेटा को निकालना, लॉग्स, इनक्रिप्टेड इन्फो, इन सब चीज़ों को, मतलब बेसिकली एग्जामिनेशन, फाइनली एग्जामिन करना चीज़ों को। फिर एनालिसिस करना, जो भी हमने एग्जामिन की हैं चीज़ें उन्हें फिर फाइनल एग्जामिन करना, सॉरी एनालिसिस करना कि क्या अटैक मेथड रहा होगा, डीडोस अटैक हुआ है फॉर एग्जांपल, मान लो मालवेयर, किस तरह का मालवेयर है, राइट, टाइमलाइन, ठीक है, अटैकर्स की एक्टिविटी, ठीक है, हर चीज़ को एनालिसिस करना। उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन कि हमने जो कुछ भी यहाँ पे निकाला है उसको एज डॉक्यूमेंटेड रखना, ठीक है। हर चीज़ को, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो, लॉग्स हो, टाइम स्टैम्प हो, फाइंडिंग हो, हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन करके रखना, ठीक है। एंड लीगल सबमिशन के लिए एक्यूरेसी बनाए रखना। लास्ट आता है प्रेजेंटेशन। अब कोर्ट में वही कोर्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में हमें वो प्रेजेंट करना। अब देखो ये वही सेम से स्टेप्स हैं जो कि अभी हमने ईमेल फॉरेंसिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ के गए थे पीछे, ईमेल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन स्टेप, ये सेम वही स्टेप्स हैं। यहाँ ईमेल को लेके जनरेट हो गया, यहाँ पे सबको लेके जनरेट है, राइट। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉपर डायग्राम बना के आओ। आई वुड से कि जो ईमेल फॉरेंसिक्स है उसका भी कुछ तरह से बना के आओ, क्योंकि है तो सेम ही दोनों का डायग्राम, बस यहाँ पे इसकी जगह ईमेल फॉरेंसिक्स लिख जाएगा, राइट। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से प्रॉपर डायग्राम बना के आओ, ठीक है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा बेटर लगता है। अब आता है हमारा चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमारा जो चेन ऑफ कस्टडी होता है वो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी। अब देखते हैं, तो बेसिकली चेन ऑफ कस्टडी का काम ये है कि जो भी डेटा है उसको हैंडल करना, ट्रांसफर करना या फिर उसको स्टोर करके रखना पूरे इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में, ठीक है। जब पूरा एक केस चल रहा है उस केस के ड्यूरेशन में एक डेटा को हैंडल करना, उसको ट्रांसफर करना, उसको स्टोर करके रखना बिना ऑल्टरेशन किए, ठीक है। जो ऑथेंटिसिटी है डेटा की वो लॉस ना हो, वो टेम्पर ना हो, वो करप्ट ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम चेन ऑफ कस्टडी को यूज करते हैं, राइट। अब की ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा चेन ऑफ कस्टडी का? सबसे पहले वही इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी बनाए रखना, फिर रिकॉर्ड वो कलेक्ट, हैंडल, ट्रांसफर्ड, एनालिस्ट एंड स्टोर द एविडेंस, ठीक है। ये रिकॉर्ड करना कि किसने डेटा को कलेक्ट किया है, किसने डेटा को एनालाइज किया है, किसने डेटा को ट्रांसफर किया है, हर चीज रिकॉर्ड में आनी चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी में हर चीज, छोटी से छोटी डिटेल मेंशन होनी चाहिए, राइट। थर्ड आता है हमारा प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। बेसिकली ये नहीं कि कोई भी आके डेटा को खोल दे रहा है, ठीक है, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस कर पाए, उसको मॉडिफाई कर पाए और डिस्ट्रक्ट कर पाए, सिर्फ ऑथराइज्ड, जिसके पास ऑथोरिटी है, जिसके पास राइट है। एंड गलती से वाला पॉइंट रिपीट हो गया, मैं हटा दूंगा नोट्स में जाके, इग्नोर कर देना, ठीक है। अब देखो ये है हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जब हम चेन ऑफ कस्टडी की डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो हम क्या क्या इंश्योर करते हैं? सबसे पहला पैरामीटर, फिर डिस्क्रिप्शन। देखो अगर क्वेश्चन आता है चेन ऑफ कस्टडी से रिलेटेड तो आपको इस तरह से ही करके आना है, ठीक है। ऐसी टेबल बनाओगे। सबसे पहले हम लिखते हैं केस डिटेल्स। केस डिटेल्स में हमारा आता है केस का नंबर, इंसिडेंट का टाइप कि किस तरह का इंसिडेंट है, और इन्वेस्टिगेटर का नेम, मान लो अमित, कोई भी हो सकता है, रैंडम नेम। अगर कोई अमित नाम का बंदा वीडियो देख रहा हो तो प्लीज माइंड मत करना। दूसरा आता है हमारा एविडेंस डिस्क्रिप्शन। अब एविडेंस का डिस्क्रिप्शन क्या है? जहां पे हमारा डिवाइस टाइप के, किस फोन से हमारा क्राइम किया गया है, सीरियल नंबर क्या है, स्टोरेज की कैपेसिटी, फिजिकल कंडीशन, बेसिकली इस तरह की जो हमारा डिवाइस है, जो हमारा एविडेंस है, उसको लेके सारा डिस्क्रिप्शन। फिर कलेक्शन डिटेल्स। कलेक्शन डिटेल्स में हमारा डेट, टाइम, लोकेशन, मेथड ऑफ कलेक्शन आ जाता है। फिर हैंडलर्स। हैंडलर्स में हमारा नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन हु हैंडल द एविडेंस, बेसिकली जिस पर ट्रांसफर किया गया, जिसने उस डेटा को निकाला, जिसने उस डेटा के संग कलेक्शन किया, मतलब जो कुछ भी
ए टू जी जो कुछ भी हुआ है इस डेटा के साथ, हर चीज, हर किसी का नाम एंड सिग्नेचर उस पर होना चाहिए कि किस किसने इस डेटा के संग क्या क्या किया। उसके बाद ट्रांसफर्स, टाइम एंड प्लेस ऑफ ईच ट्रांसफर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि कहाँ किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, किस टाइम पर ट्रांसफर किया जा रहा है, किस प्लेस पर ट्रांसफर किया जा रहा है और किस लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, हर चीज मेंशन होनी चाहिए। फिर स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, हाउ एंड वेयर द एविडेंस आर स्टोर्ड, कि कहाँ स्टोर, मतलब मान लो कोई, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं तो मान लो एक पेन ड्राइव है, ठीक है, मान लो 64 GB की है, 64 GB है ना, तो ये लिखा जाएगा प्रॉपरली कि जितना भी डेटा है वो इस 64 GB की इस पेन ड्राइव में स्टोर्ड है, ठीक है। एंड कैसे, मान लो ऐसा तो है नहीं कि आपने डेटा कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, जैसे हम नॉर्मल पेन ड्राइव में रखते हैं, हमें इंटीग्रिटी इंश्योर करनी पड़ती है, हमने मेथड्स देखे थे इनक्रिप्ट करने के, राइट, हम प्रॉपर हैशिंग मेथड्स को यूज करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली स्टोर कर रहे हैं, तो प्रॉपरली कि हाउ, किस तरह से आप उस डेटा को स्टोर कर रहे हो और कहां स्टोर कर रहे हो, ठीक है। फिर सील डिटेल्स, एविडेंस सीलिंग एंड अनसीलिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि आपने देखा होगा ना कि जब हम रिकॉर्ड्स को रखते हैं तो वो सील्ड और अनसील्ड करके रखते हैं, तो वही सीलिंग डिटेल्स। अब चेन ऑफ कस्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, सीधी सी बात है कि जब हमारा मान लो कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो हमारा विक्टिम है उसके दिमाग में ये चीज आ सकती है ना कि क्या पता किसी ने इस डेटा को ऑल्टर कर दिया हो, क्योंकि डिजिटल डेटा है, कोई भी ऑल्टर कर सकता है। मान लो एक डॉक्स है, एक डॉक्स फाइल है जो कि रिट्रीव की गई थी एज अ प्रूफ, एंड विक्टिम के दिमाग में डाउट आ गया कि यार ये डॉक्स फाइल ही तो है, ये तो मैनिपुलेट की जा सकती है, तो राइट, तो उस चीज को, उस ट्रस्टवर्दी को बनाए रखने के लिए हम चेन ऑफ कस्टडी का यूज करते हैं। चेन ऑफ कस्टडी ये इंश्योर कर देती है कि जो जो हमारा जो भी डेटा है उसको ऑल्टर नहीं किया गया। अवॉइड्स डिफेंस आर्ग्यूमेंट दैट एविडेंस वाज प्लांटेड और अल्टर्ड, ठीक है, यानी कि ये वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा जो कि मैंने आपको बताया अभी, कि मान लो कोई बंदा ये कह सकता है कि जज साहब मुझे श्योरिटी नहीं है, मुझे इस चीज़ पर डाउट है कि जो मेरा डेटा है ये चेंज किया गया है, तो इस तरह के जो डिफेंस वाले जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इनको अवॉइड करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साइबर केसेस में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल कंप्लायंस बनाए रखता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहती है हमारे पास पूरी, ठीक है, और प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टिगेटर्स क्रेडिबिलिटी इन कोर्ट, ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसकी क्रेडिबिलिटी को बचाए रखता है। अब देखो ये एक सिंपल फ्लो है हमारा चेन ऑफ कस्टडी का, सबसे पहले तो कलेक्शन, ठीक है, फिर एविडेंस की सीलिंग, देखो इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कलेक्शन किया, एविडेंस को कलेक्ट किया, फिर एविडेंस को सील किया, फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन की, फिर ट्रांसफर किया फॉरेंसिक लैब को, ठीक है, फिर जो फॉरेंसिक एनालिस्ट होंगे उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उसको एक सिक्योर डिवाइस में स्टोर करेंगे, एंड इसके बाद एक लीगल प्रोसीजर होगा कोर्ट में, ठीक है। तो ये वो टिपिकल जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए थे कलेक्टिंग एनालाइजिंग वाला, वो सेम 5 स्टेप्स नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है, एंड ये चेन ऑफ कस्टडी का थोड़ा इस तरह का पड़ जाता है, तो आप पढ़ के जाना अगेन इसको, ठीक है, 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है चेन ऑफ कस्टडी। अब बात करते हैं नेटवर्क फॉरेंसिक्स की। तो नेटवर्क फॉरेंसिक्स क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक्स की ही ब्रांच है जो कि फोकस करती है मॉनिटर करना, कैप्चर करना, स्टोर करना एंड एनालाइज करना नेटवर्क ट्रैफिक को, राइट, टू इन्वेस्टिगेट साइबर इंसिडेंट एंड डिटेक्ट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेस अटैकर्स, ठीक है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, जब कोई अटैक हो जाता है तो साइबर फोरेंसिक्स क्या करते हैं कि उसको, जो इंसिडेंट हुआ था उसको नेटवर्क में रिक्रिएट करने का ट्राई करते हैं, ताकि हमें उससे रिलेटेड इवेंट्स या कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और हमारे पास एक और डेफिनेशन है कि नेटवर्क फॉरेंसिक्स क्या है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है ऑफ नेटवर्क पैकेट्स की। बेसिकली जब हवा में जो डेटा ट्रैवल होता है वायरलेसली, तो वो नेटवर्क पैकेट्स के रूप में ही ट्रैवल होता है, तो नेटवर्क पैकेट्स, लॉग्स एंड कम्युनिकेशन पैटर्न्स को गैदर करना लीगली, ठीक है, लीगली एक्सेप्टेबल डिजिटल एविडेंस के रूप में, ठीक है, ताकि हम नेटवर्क बेस्ड अटैक्स जो हैं उनको डिटेक्ट कर सके, जैसे कि डीडॉस, हमने जो पहले पिछली यूनिट में पढ़ा था डीडॉस अटैक के बारे में, ठीक है, हैकिंग, मालवेयर कम्युनिकेशन, यानी कि जितने भी जो हमारे अटैक्स हुए हैं जो कि नेटवर्क बेस्ड अटैक हैं, उनको एनालाइज करने के लिए हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब गोल क्या होता है हमारे नेटवर्क फॉरेंसिक्स का, आइडेंटिफाई करना सोर्स एंड पाथ ऑफ अटैक। बेसिकली देखो, जब हमें यह जानना है कि जो अटैकर है उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ का है, कैसे ये सब चीज़ें हुई है, तो हमें नेटवर्क फॉरेंसिक्स में उतरना ही पड़ता है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स वाली टीम को यहाँ पे काम करना ही पड़ता है इस चीज़ के लिए। उसके बाद आता है हमारा डिटेक्ट मैलिशियस नेटवर्क एक्टिविटी, ठीक है, जो हमारी मैलिशियस एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो है हमारा बेसिकली नेटवर्क बेस्ड एविडेंस को कलेक्ट करना, ठीक है, चाहे वो एयर पैकेट हो सकते हैं, लॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को जो कि हमारे नेटवर्क में ट्रैवल हो रही है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। अगेन ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि देखो इन दी एंड जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ नेटवर्क के जरिए से ही तो जा रहा है। अगर आपके डिवाइस में कोई वायरस आ रहा है
ठीक है, कोई वायरलेसली मालवेयर भेज रहा है तो जाहिर सी बात है वो नेटवर्क के थ्रू ही तो आएगा। तो इसीलिए नेटवर्क फॉरेंसिक्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब सेशन टाइमलाइंस बनाना, ठीक है, अटैकर्स का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना। ठीक है, अब देखो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं घुमा फिरा के काफ़ी हद तक सेम है ना। नेटवर्क फॉरेंसिक्स के थोड़े से अलग थे, ठीक है, कि यहाँ पे हमें पैकेट कैप्चर करना पड़ता है, पैकेट को एनालिसिस करना पड़ता है। बट अगेन इसमें भी कोर चीज़ वही है कि जब आप नेटवर्क से पैकेट्स या लॉग को कैप्चर कर लेते हो तो फिर से आप उसी को एनालाइज करते हो, उसको एग्जामिन करते हो, घुमा फिरा के बात वही आ जाती है। ठीक, अब एविडेंस कलेक्टेड इन नेटवर्क फॉरेंसिक्स। ठीक है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स में किस तरह के एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पैकेट कैप्चर, पीसीएपी। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी रॉ पैकेट्स हवा में उड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वाईफाई से कनेक्टेड हो, ठीक है, आपने अपना इंस्टाग्राम एंड पासवर्ड मतलब इंस्टाग्राम आईडी अपनी लॉगिन करनी है तो अपना आईडी एंड पासवर्ड डालोगे। तो जो आईडी एंड पासवर्ड आप डालोगे वो वायरलेसली ट्रेवल होगा जो कि आपका राउटर है उसके थ्रू। तो वो जो पैकेट्स हैं उसको कैप्चर करने के लिए हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा फायरवॉल लॉक्स। ठीक है, अब ये ब्लॉक करता है एंड अलाउ करता है एंट्रीज को। बेसिकली फायरवॉल बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम होता है उसको बचाए रखती है कोई भी एक्सटर्नल अटैक से। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो आपकी फायरवॉल, अब होता क्या है कि फायरवॉल लॉक से क्या होता है, तो बेसिकली जो भी चीज़, किसी भी चीज़ ने अगर आपके सिस्टम को अटैक करना चाहा होगा या अगर वो कर पाया या फिर फायरवॉल ने उसको ब्लॉक कर दिया तो उस हर चीज़ का लॉग क्या है, बेसिकली इंसिडेंट्स, हर चीज़ के इंसिडेंट्स रखते हैं लॉग। वो जो लॉग्स हैं फायरवॉल लॉग्स, हम उनको निकालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई। उसके बाद राउटर स्विच लॉक्स, यानी कि राउटर पे जो भी हमारा वाईफाई राउटर है या फिर कोई स्विच है उसके लॉक्स निकालना, बेसिकली कि राउटर पे किसी ने अटैक तो नहीं किया। ठीक, आईडीएस या आईपीएस अलर्ट, ठीक है, जैसे हमने पहले ही पढ़ते हुए आए हैं, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है ना, एंड ट्रिगर्स, इनको देखना। ठीक है, इट इज़ लाइक कि समझ लो हमारा कोई एंटीवायरस है, उसको रेगुलरली देखना, उसकी नोटिफिकेशन देखते रहना कि कोई हम पे अटैक तो नहीं हुआ, ये काइंड ऑफ सिमिलर है उससे। उसके बाद सेशन डेटा, सोर्स डेस्टिनेशन आईपीज, पोर्ट्स एंड टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, बेसिकली जो हमारा सेशन चल रहा है अभी, मतलब मान लो कि जो भी हमारी आईपी एड्रेस वगैरह हैं, जो भी हमारे पोर्ट नंबर हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। और लास्ट में आता है हमारा नेट फ्लो डेटा, जो कि हमारा समरी हुआ है दोनों होस्ट के बीच में, मतलब मान लो ये दो हैं, ये विक्टिम है, ये हैकर है, तो दोनों के बीच में जो भी डेटा फ्लो हो रहा है उसकी समरी। एंड अगेन स्टेप्स इन नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब ये वही सेम स्टेप है। सबसे पहले क्या है, आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरा कैप्चर करोगे। अब कैप्चर करने के लिए आप टूल का यूज करोगे वायर शार्क। ठीक है, याद रखना टीसीपी डंप भी होता है लेकिन वायर शार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, वायर शार्क का नाम याद रखना। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा, वायर शार्क। ठीक है, फिर आता है प्रिजर्वेशन, बेसिकली डेटा को सिक्योरली स्टोर करना यूजिंग हैशिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करके आना, हैशिंग हमने पहले ही पढ़ा था इसके बारे में, फिर से। फोर्थ है हमारा एग्जामिन करना, यानी कि जो भी हमने पैकेट कैप्चर किए हैं उनको फिल्टर करना, उनको डिकोड करना। ठीक है, फिर एनालिसिस करना, मतलब मैलिशियस पैटर्न को एनालाइज करना। ठीक है, सेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना एंड अटैकर को आइडेंटिफाई करना कि किसने ये काम किया है। ठीक है, फिर लास्ट से पहले सिक्स्थ वाला है हमारा कोरिलेशन। अब जो भी हमारे पास डेटा आया पैकेट में, ठीक है, अब देखो ऐसा समझो, ये वाला जो स्टेप है थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप है। इसमें सीन क्या है कि आपके पास पैकेट का डेटा है, यानी कि जो भी आपने डेटा कैप्चर किया है वो, और फिर आपने सिस्टम से जो लॉग्स निकालने हैं, लॉग फाइल्स, अलर्ट वगैरह, वो अब इन दोनों को मैच करना, दोनों की टाइमलाइन वगैरह ये सब चीज़ों को, पैटर्न्स को मैच करना कि क्या चीज़ें आपस में फिट बैठ रही हैं, कोरिलेशन में बनाना बेसिकली। एंड लास्ट में रिकॉर्ड, अपना वही डॉक्यूमेंटेशन बनाना ताकि आप एक फॉरेंसिक रिपोर्ट को प्रिपेयर करके दे पाओ। ठीक है, टूल्स यूज्ड इन नेटवर्क फॉरेंसिक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वायर शार्क, बहुत बहुत क्रूशियल टूल है। नेटवर्क पैकेज जो होते हैं उनको इंटरसेप्ट करने में बहुत यूजफुल होता है। स्नॉट अगेन काफ़ी यूजफुल टूल है। टीसीपी डंप एंड एफटीके नेटवर्क एनालाइजर, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेट फ्लो एनालाइजर भी है एंड एक्सबेस फॉरेंसिक्स भी है। ये हमारा नेटवर्क प्लगइन में यूज होता है और ये हमारा सोलरविंड्स एंड एनएफ डम्प्स में यूज होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क फॉरेंसिक्स, सबसे पहले तो सबसे जो देखो नेटवर्क का सबसे जो प्रोमिनेंट अटैक है वो हम पिछली यूनिट में पढ़ाए हैं इसके बारे में, डॉस या फिर डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक एक नेटवर्क अटैक का सबसे बड़ा अटैक होता है, सबसे बड़ा थ्रेट हो रहा है, एंड अगेन उसको इन्वेस्टिगेट करना वो आता है हमारा इसके अंडर में। फिर डिटेक्टिंग मालवेयर कम्युनिकेशन, C2 ट्रैफिक। थर्ड है हमारा ट्रैकिंग इनसाइडर थ्रेट, यानी कि जो भी इंटरनल थ्रेट हो रहे हैं सिस्टम में उसको ट्रैक करना। फिर एक्सफिल्ट्रेशन,
प्रिवेंटिंग डेटा लीक्स, यानी कि जो भी हमारा डेटा लीक वगैरह हो रहा है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। एंड जो नेटवर्क पॉलिसीज हैं उसको सिक्योर करना, उसको स्ट्रेंथन रखना। ये नहीं कि ऐसा होता है कभी कभी कि किसी ऑफिस में गए WEP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ये मैंने पिछली यूनिट में बताया था कि WEP एक वाईफाई का बहुत पुराना प्रोटोकॉल है जो कि लोग आज भी यूज करते हैं, जबकि आज WAP2, ठीक है, 3, ये सारे प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं। इनफैक्ट शायद 4 भी आने वाला है, लेकिन आज भी लोग ये पुराना सा गिटा पिटा WEP यूज करते हैं, जो कि दिक्कत वाली बात है। तो वही चीज है कि स्ट्रेंथन करना अपने नेटवर्क पॉलिसीज को। अब अप्रोचिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली कि एक कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन को आप अप्रोच कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो, आपने एक चीज अभी तक देखी होगी कि ये जो यूनिट है घुमा फिरा के एक सी ही है, ठीक है, सिमिलर सी चीज है पूरी यूनिट में। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस अलग होंगी, आपको समझनी पड़ेंगी, बाकी पूरी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखो, अ सक्सेसफुल कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक, लीगली साउंड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड अप्रोच, यानी कि वेल डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, बिल्कुल लीगल मैटर लगना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू भरा हुआ है, ठीक है, एंड सिस्टमैटिक रहना चाहिए। ये जो स्टेप है वो इंश्योर करता है कि जो डिजिटल एविडेंस है वो प्रिजर्व्ड है, एनालाइज्ड है एंड प्रेजेंट किए गए हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग इट्स इंटीग्रिटी, यानी कि जो ऑथेंटिसिटी है वो बरकरार रखी गई है, कहीं भी बाइसनेस नहीं हुई है, ठीक है। अब अगेन इसके स्टेप्स देख लें। सबसे पहले हमारा होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, स्कोप डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं इन्वेस्टिगेशन के कि हम ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं और किस लेवल की कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योर इन्वेस्टिगेटर्स हैव द रिक्वायर्ड टूल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परमिशन एंड वारंट्स, ठीक है। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके पास रिक्वायर्ड टूल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि अब वायर शार्क की हमें ज़रूरत है, हमारे पास वायर शार्क है ही नहीं, तो हमारे पास सारे टूल्स, सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परमिशन, हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बट हमारा क्रिएट अ इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एंड असाइन रोल्स, बेसिकली एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बनाओ एंड उसके रोल्स जो हैं वो असाइन करो। फिर एक लीगल कंप्लायंस बनाओ, ठीक है, एंड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं एक प्रोटोकॉल सेट करो पूरी एक टीम के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिपरेशन का स्टेप। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वही है जो हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहली बात ये डिटरमाइन करना कि क्या एक साइबर इंसिडेंट अकर हुआ है, अगर हुआ है तो किस टाइप का है, मालवेयर, डेटा ब्रीच, अनऑथराइज एक्सेस, किस तरह का है, ठीक है। और किस तरह से हम उसको पता लगा सकते हैं, कि उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, मे बी कंप्यूटर से, सर्वर से, मोबाइल डिवाइस से या USB ड्राइव से, किसी से भी, राइट। तो ये आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन के अंडर। फिर आता है हमारा प्रिजर्वेशन, अगेन वही प्रिजर्व करना, ठीक है। सिक्योर द क्राइम सीन फिजिकली और डिजिटली, जैसे भी आप कर सको, फिजिकली करो या डिजिटली करो, ठीक है। अब प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ आइसोलेटिंग डिवाइस, ठीक है। देखो क्या है कि मान लो कोई एक इंसिडेंट अकर हो रहा, मान लो आपको पता चला कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से डेटा लीक हो रहा है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, अनप्लग करो नेटवर्क केबल्स वगैरह को, जितने भी रिमोट एक्सेस है उनको ब्लॉक करो, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है कि जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन अब आगे के लिए तो प्रोटेक्ट करके रखना है ना खुद को। तो सबसे पहले जो इमीडिएट एक्शन है वो है अपने आप को ऑफलाइन लेके जाओ, ठीक है। जितना भी हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन मेथड है उसको हम आइसोलेट करने का ट्राई करते हैं बेसिकली, ताकि कोई इसको अटेम्प्ट ना कर पाए, ठीक है। फिर क्रिएट अ फॉरेंसिक इमेज बिट बाय बिट कॉपी ऑफ अ स्टोरेज मीडिया, तो बेसिकली एक फॉरेंसिक इमेज बनाओ, ठीक है, जहां पे हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर मेंटेन अ चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंटिंग, जहां पे हमें एक एक चीज़ मेंशन की करी होगी कि किसने इस जो पूरा जो केस है उसको हैंडल किया है, कौन सा एविडेंस यूज़ किया है, कब यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, हर वो चीज़ इसमें मेंशन होगी। फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, अगेन देखो ये अब तक आपने 2-3 बार मेरे मुंह से ये चीज़ें सुन ली होंगी फिर से, ठीक है। एंड अगेन बार बार वही सेम सी चीज़ें हैं, वही के डेटा सेफ्टी को बरकरार रखना ताकि जो हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो अल्टर ना हो, ठीक है। कलेक्ट करना वॉलेटाइल डेटा को, सबसे पहले जो देखो जो सीन क्या होता है कि जो रैम है, ठीक है, जो हमारी रैम है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास डेटा होता है एट द करंट मोमेंट। तो हमारा पहला एम होता है कि हम जो कुछ भी हमारे रैम में डेटा है, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि अगर आप सिस्टम को बंद कर दोगे तो जो भी डेटा रैम में है वो हट जाएगा, वो गायब हो जाएगा। जो स्टोरेज, जैसे मान लो आपके पास SSD है सिस्टम में या HDD है, जो भी है, उसका डेटा तो सेव रहेगा, उसका तो आप कभी भी रिट्रीव कर सकते हो, लेकिन जो रैम में डेटा है वो आप तभी रिट्रीव कर सकते हो जब तक आपका जो सिस्टम है वो ऑन है, राइट। तो जो पहला जो काम होता है हमारा वो होता है कि सबसे पहले वॉलेटाइल डेटा को कलेक्ट करना, जो भी रनिंग प्रोसेसेस हैं उनको कलेक्ट करना, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शंस को कलेक्ट करना, ठीक है। ये सारी जो वॉलेटाइल डेटा है उसको कलेक्ट करना ताकि हम ऑन द स्पॉट चीज़ों को समझने का ट्राई कर पाएँ। उसके बाद राइट ब्लॉकर्स जो हम समझ गए हैं, अभी पहले समझा था कि किसी भी फाइल में राइट परमिशन हटा देना, ठीक है, यूज राइट ब्लॉकर्स। इमेजिंग टूल्स हैज फंक्शंस टू वेरीफाई इंटीग्रिटी, ठीक है।
इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। वही उसके बाद गैदर लॉग्स, ईमेल, रजिस्ट्री फाइल्स, डेटा, ठीक है, वही सारी चीज़ें। फिर एग्जामिन करना, एग्जामिन करने में हम रिकवरी कर सकते हैं डिलीटेड फाइल्स की, ठीक है, फिल्टर करना डेटा को जो कि अगेन रेलेवेंट है आपके हिसाब से, ठीक है, फिर फाइल सिस्टम को एनालाइज करना, ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री को एनालाइज करना, ठीक है, पूरा जो एग्जामिनेशन वाला जो पार्ट है वो पूरा आ जाता है। फिर आता है हमारा एनालिसिस, जहां पे हम ये देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, बेसिकली पूरा एनालाइज करना हर चीज को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगेन इन सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, वही सिमिलर सी चीजें हैं, आप एक बार सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ जाएं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, इजीली आप समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, वही कि जो कुछ भी अब तक हमने किया उसको एक डॉक्यूमेंटेशन में स्टोर करना, ठीक है, एक हैश वैल्यूज में, टाइम स्टैम्प में, लॉग्स में अच्छे से स्टोर करके रखना। लास्ट में आता है हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है, मान लो कि कोर्ट के लिए हमें जाना है तो प्रॉपर हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर वे होने चाहिए, मेथड होने चाहिए, प्रॉपर लॉज होने चाहिए, हर चीज़ को हमें वेरीफाई करके हम इस डेटा को प्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं फॉरेंसिक्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, टूल कह रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर हमारे एकेडमी में पूछ लिया जाता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बताओ कि कैसे हम इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक लाइन सी आती है जो कि अगेन जब मैं PYQs आपको करवाऊंगा सॉल्व तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट अभी के लिए आप इतना मान लो कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या होता है। बेसिकली जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ठीक है, हम कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है, इनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, बट अगेन क्योंकि यहाँ पे हर कोई अवेलेबल है तो ये साइबर क्राइम का एक काफ़ी बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। काफ़ी सारे क्राइम्स होते हैं वो इसी मीन पे होते हैं, जैसे कि फिशिंग लिंक आपकी आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आने लगी हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फेक एड्स, फेसबुक पे भी काफ़ी फेक एड्स चलते हैं, ठीक है, ट्विटर पे तो खैर बात ही करना बेकार है, एंड लिंक्डइन पे भी काफ़ी सारी जॉब पोस्ट, फेक जॉब पोस्ट आती हैं, राइट। तो इस तरह से काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स गोइंग ऑन अराउंड द सोशल मीडिया। सो होता क्या है कि जो डिजिटल फॉरेंसिक्स होता है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये देखने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से जो क्राइम्स है वो कमिट किए जा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। वही उसके बाद क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे क्या करते हैं कि कलेक्शन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं डिजिटल एविडेंस को, ठीक है। ये तो कॉमन सी लाइन हो गई है एक हर चीज़ के लिए, है ना। ये तो आपको इस यूनिट में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये लाइन मिली डालनी ही पड़ेगी, ठीक। अब होता क्या है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो SNS को यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को मिसयूज करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए, साइबर बुली करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए यूज करते हैं। जो हमारे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं दे मस्ट एक्सट्रैक्ट एविडेंस सच एज चैट लॉग्स, है ना, मीडिया फाइल्स, पोस्ट, मेटाडेटा एंड इस तरह की चीज़ों को इन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, जो कि हमारे साइबर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर्स करते भी हैं, राइट। अब देखो होता क्या है, क्या क्या थ्रेट्स होते हैं हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। सबसे पहले होता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, फेक प्रोफाइल बना लेना किसी को, है ना, किसी का पर्सनल डेटा यूज करना जैसे कि फोटोज, बर्थडेज, है ना, ये सारी चीजें यूज करना। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, फेक लिंक्स बनाना, मैसेज बनाना, ठीक है, एंड अगेन फिशिंग करना, ठीक है। फिशिंग हम पढ़ के आए हैं पहले पुरानी यूनिट्स में कि कैसे हम फेक लिंक्स भेज के यूजर का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं। उसके बाद आता है हमारा साइबर स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट में क्या होता है कि कंटिन्यूस मॉनिटर करना, थ्रेटनिंग मेल्स भेजना, मैसेजेस भेजना, ठीक है, स्टॉक करना, हैरेस करना बेसिकली किसी को सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बेसिकली फेक एप्स, जैसे कि काफ़ी बार क्या होता है कि साइड लोड कर लेते हैं लोग APKs वगैरह फाइल्स, तो उसमें क्या होता है कभी कभी ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। क्लिक बेट बेसिकली दिखा कुछ रहा है और अंदर से कुछ और ही है, ठीक है। ऊपर से दिखा रहा है कि बेसिकली ट्रोजन का एग्जांपल है कि ऊपर से मान लो दिखा रहा है आपको एक नोटपैड है, अंदर से वायरस हो, ठीक है, तो ये बेसिकली क्लिक बेटिंग। उसके बाद प्राइवेसी लीकेज, ठीक है, जाहिर सी बात है आप जो कुछ भी, अगर मान लो आप पे कोई ट्रैक कर रहा है, ठीक है, एंड आप रेगुलरली स्टोरीज डाल रहे हो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ये यहाँ पर हूँ, एंड अगर आपका रिलेशनशिप स्टेटस है कोई, तो वो सब आप अगर ऑनलाइन डाल रहे हो तो कोई अगर आपको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा है तो वो आपकी प्राइवेसी देख सकता है एंड वो उसको लीक भी कर सकता है, ठीक है। इम्पर्सनेटिंग एंड फेक प्रोफाइल, आपके नाम की हो सकता है कोई फेक प्रोफाइल में बना दे जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर में आ जाता है। यूज फॉर स्कैम, रोमांस, फ्रॉड और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है, कोई इस तरह के क्राइम्स आपको कर दे, ठीक है। फिर आता है हमारा साइबर बलिंग, किसी को ऑनलाइन थ्रेट भेजना, मैसेजेस भेजना, किसी को पोस्ट भेजना, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि हमारे इमोशनल एंड रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक। लोकेशन ट्रैकिंग,
हो सकता है कि अगर आपने सोशल मीडिया में लोकेशन इनेबल कर रखी हो तो आपकी जीपीएस भी ट्रैक हो सकती है, आपकी जो लोकेशन आप कहाँ हो, ठीक है। इससे किडनैपिंग वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर डेटा माइनिंग एंड सर्विलेंस रिस्क। बेसिकली होता क्या है कि सोशल मीडिया पर जो डेटा है आपका, वो काफ़ी सारी कंपनीज उसको मांगती हैं ताकि आपको राइट एडवर्टाइजमेंट दिखा सकें, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा डेटा लीक्स है ना, डेटा लीक्स ब्रीचेस होते रहते हैं अकाउंट्स के, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था, काफ़ी टाइम पहले हुआ था ये। एंड इसमें क्या हुआ था कि मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा लीक हो गया था। अभी कुछ टाइम पहले भी कुछ माइक्रोसॉफ्ट का फ्रॉड हुआ था, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का भी काफ़ी सारे जो आईडी पासवर्ड्स थे वो लीक हो चुके थे, ठीक है। तो ये वाला इशू हो जाता है, सर्विलेंस रिस्क आ जाता है यहाँ पे हमारा। अब रोल ऑफ फॉरेंसिक्स इन सोशल नेटवर्किंग इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले कलेक्शन, कलेक्टिंग चैट लॉग्स, पोस्ट, इमेज, वीडियो, जो कुछ भी है, ठीक है। फिर रिट्रीव डिलीटेड कंटेंट यूजिंग स्पेसिफाइड टूल्स, राइट। उसके बाद परफॉर्म मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जो भी हमारा मेटा डेटा जैसे टाइम स्टैम्प्स, जियो लोकेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद आईपी वगैरह को ट्रैक करना, ठीक है। फिर रिकवर करना एविडेंस को यूजिंग मोबाइल फोन्स या जहाँ पे हम टूल्स यूज करते हैं यूएफईडी एंड ऑक्सीजन फॉरेंसिक्स, ठीक है। अब जो हमारा एविडेंस है उसको प्रिजर्व करना यूजिंग चेन ऑफ कस्टडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट को सपोर्ट करना। अब बेसिकली जो भी हमारे लॉज हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग वगैरह या फ्रॉड का ऐसा कोई केस हो रहा है, तो जो भी इसके लॉज हैं उसके अगेंस्ट यूज़ करके उस पर रिपोर्ट करना, ठीक है। फिर आता है हमारा टूल्स जो कि हमारे सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स में यूज़ होते हैं। सबसे पहला हमारा ऑक्सीजन फॉरेंसिक्स, फिर कैलिब्रेट यूएफईडी, फिर एक्सपेंस सोशल डिस्कवरी, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। अब चैलेंजेस क्या होते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में? सबसे पहला है कि रैपिडली एवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो रोज के रोज नए नए डिवाइसेस खरीदे जाते हैं, ठीक है। नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते जा रहे हैं, ठीक है। एकदम से रैपिडली इवॉल्व होती जा रही है टेक्नोलॉजी। तो अब क्या है कि फॉरेंसिक टूल्स जो है वो स्ट्रगल है। अब बेसिकली क्या है, देखो जो फॉरेंसिक टूल्स हैं वो भी तो टूल्स ही है ना, जो पुराने जो वर्जन है उन्हीं पे बेस्ड रहते हैं। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, नई नई चीज़ें बनती रहती हैं। तो अब क्या है कि फॉरेंसिक्स टूल्स को भी रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है, तो काफ़ी वो स्ट्रगल करते हैं टू कीप अप टू डेट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिजिटल डेटा, यानी कि देखो डेली के डेली बहुत सारा डेटा वर्ल्ड वाइड जनरेट होता है, ठीक है। तो देर आर ह्यूज नंबर ऑफ लॉग्स, ईमेल्स, मल्टीमीडिया एंड बैकअप्स, ठीक है। बहुत सारा डेटा होता है एंड डेली की डेली वो बढ़ता ही जा रहा है। ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, राइट। एंड अगेन टेराबाइट्स ऑफ डेटा को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, स्पेशली अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तीसरा है हमारा एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स, ठीक है। देखो अब सीन क्या है कि आजकल काफ़ी सारे टूल्स आ चुके हैं जिससे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब खुद के एविडेंस को छुपाने की काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। टेक्निक्स जैसे स्टिग्नोग्राफी जो हमने पहले पढ़ी थी, बेसिकली इमेज के अंदर कोई भी मैसेज को छुपा देना। अब किसी को क्या पता चल रहा है कि इमेज के अंदर कोई मैसेज छुपा है या नहीं, ठीक है, क्या कर लोगे आप उसमें। तो इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मेटा डेटा रिमूवल। अब देखो मेटा डेटा ही हमारा रिमूव होकर तो हम ट्रैक कैसे करेंगे, ठीक है। लॉग टेम्परिंग, जो हमारी लॉग फाइल होती है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लॉग फाइल से तो देखते हैं और उसी को टेम्पर कर दिया गया हो, ठीक है। सिक्योर वाइपिंग या फिर कोई एनोनिमाइज टूल्स को, जैसे टॉर हो गया हमारा, टॉर वगैरह को यूज़ करके कोई क्राइम किया गया तो क्या ट्रैक करोगे आप उसमें। तो बेसिकली एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ आ चुकी है, मतलब दिक्कत वाली चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेंसिक्स रिपोर्टर्स के लिए। इनक्रिप्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन। अब देखो स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन जैसे कि एईएस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का बिटलॉकर आपने देखा होगा, वेराक्रिप्ट, इस तरह के जो इनक्रिप्शन मेथड्स हैं, इससे क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड्स हैं और इसको क्रैक करना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब अगेन अगर कोई डिस्क है उस पर बिटलॉकर वगैरह या एईएस का इनक्रिप्शन है तो एविडेंस को एक्सेस करना बहुत दिक्कत वाली चीज़ बन जाती है, स्पेशली अगर आपके पास कीज़ नहीं है तो। पासवर्ड प्रोटेक्टेड डिवाइस और फाइल स्लो डाउन द इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली आपका फ़ोन है, अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो जाहिर सी बात है ना, उसको टाइम तो लगेगा ना उसको क्रैक करने में, है ना। एंड जी कोई भी अगर फाइल भी है, अगर वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड है तो टाइम तो लगेगा ना उसको डिक्रिप्ट करने में। तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। देखो हो जाता है अक्सर, क्या होता है कि फ़ोन का पासवर्ड या फाइल्स का जो पासवर्ड है वो क्रैक तो हो जाता है, बट टाइम ले जाता है, दिक्कत वो आ जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग चैलेंज। अब सीन क्या होता है कि जो एविडेंस है वो मल्टीपल सर्वर्स पे होता है ना, मल्टीपल। अब ये भी नहीं पता ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फोटो है, अब क्या पता कि गूगल के कौन से सर्वर पे, कौन सी लोकेशन पे आपका डेटा रखा हुआ है ना, क्या पता किसी और कंट्री में रखा हो, यू नेवर नो, है ना। तो ये भी एक चैलेंज आ जाता है। फिर आता है हमारा रिसोर्सेज लिमिटेशन।
अब बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस एंड अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। अगर कोई नए लोग जो बेसिकली एक नए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतनी इजीली इस चीज़ को, इस फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकते, इतनी अच्छी एक्सपर्टीज को नहीं ला सकते। तो रिसोर्स की लिमिटेशन जो कि अगेन इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में जो लॉज हैं वो भी इतने स्ट्रांग नहीं है, एंड ऑल्सो इतने बहुत स्किल्ड एक्सपर्ट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक है। अब देखो, और खासकर अगर गूगल एप्पल जैसी कंपनी है तो वहाँ पे तो अपने खुद के वाइट हेड हैकर्स होते हैं, लेकिन कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टार्टअप वगैरह है, कोई लॉ एजेंसी है, तो इनके पास थोड़ी ना वो इन्होंने हैकर्स वगैरह को हायर किया होगा। तो यहाँ पे कंप्रोमाइजेशन का इशू बहुत हो जाता है। सो डेट्स इट फॉर दिस यूनिट। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। काफ़ी ईजी यूनिट थी, काफ़ी चीज़ें आपस में कनेक्टेड थी, मोस्टली हर चीज़ ही कनेक्टेड थी आपस में। तो अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें बिटवाइज लर्निंग को। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई डाउट होता है तो काइंडली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे यूनिट नंबर 5 में, तब तक के लिए गुड बाय।